कम कीमत वाले अपार्टमेंट्स, कम कीमत वाले फ्लैट बेचना आसान है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद आमोणकर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड रियल एस्टेट कोच। आज का मेरा टॉपिक है कि आप एक अफोर्डेबल अपार्टमेंट कैसे बेच सकते हैं। सबसे पहले बेचने से पहले आपको लगता होगा कि या 20 लाख का या 25 लाख का या 30 लाख का या 40 लाख का फ्लैट बेचना बहुत आसान होगा, क्योंकि इसमें जो अमाउंट है ये बहुत छोटा है। मतलब 20-25 लाख, 30-35 लाख, 40 लाख आज की तारीख में बहुत कम अमाउंट है, लेकिन इसमें भी आपको काफ़ी सारी चैलेंजेस आ सकती है। आज के इस वीडियो में मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक होता है बिल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा होगा क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर आप एक अफोर्डेबल अपार्टमेंट बेचना चाहते हो तो दो तरह के डेवलपर हो सकते हैं, दो तरह के बिल्डर हो सकते हैं। एक बिल्डर वो होता है जो बहुत अच्छा काम कर चुका है अफोर्डेबल हाउसिंग में। मतलब उसने एक 10,000 स्क्वायर मीटर, 20,000 स्क्वायर मीटर, 50,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन पे उसने 100, 200 या 300 अपार्टमेंट बना चुका है पहले अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, जिसका कॉस्ट हो सकता है 20 लाख से 30 लाख या 40 लाख। अभी वो नया प्रोजेक्ट डाल रहा है, इन नए प्रोजेक्ट में भी वो 300 का प्लान कर रहा है, लेकिन सारे बजट अपार्टमेंट्स, बजट के बजट कैसा होता है मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लो कि आप एक कोई सिटी में हो, ठीक है, उस सिटी के 15-20 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, उस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होगा सिटी से 15-20% लेस प्राइस में होगा, या फिर 10 से 15% लेस प्राइस में होगा, या फिर सेम प्राइस में होगा। तो मार्केट प्राइस जो होता है सेलिंग का वो नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? शायद उसकी एरिया। मतलब अगर कोई वो अपार्टमेंट बना रहा है, उस अपार्टमेंट का एरिया हो सकता है, मान लो एक 1 BHK बना रहा है 50 स्क्वायर मीटर का, इंटू 50,000 पर स्क्वायर मीटर पकड़ लो मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस है मान लो आप 55 है या 60 है, लेकिन इस जगह पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी प्राइस पकड़ लो कि 50,000 पर स्क्वायर मीटर है, तो आपका फ्लैट बन गया 25 लाख। अगर एरिया थोड़ी सी बन गई तो 30 लाख, थोड़ी और बन गई तो 35 लाख, थोड़ी और हो गई तो 40 लाख, एज इट इज। तो जब यहाँ पे जो एरिया है ना, एरिया को अगर मैनिपुलेट करे तो आपका जो कॉस्टिंग है, तो टोटल कॉस्टिंग हो जाता है वो कम हो जाता है। इसमें बाकी सारे कॉस्ट भी ऐड हो जाते हैं, जैसे कि GST हो गया, इंफ्रा टैक्स हो गया, फिर बाद में मेंटेनेंस का कॉस्ट आ जाता है, फिर सिंकिंग फंड आ जाता है, फिर लीगल चार्जेस आ जाते हैं, फिर उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है। तो एक 20-25 लाख का आपको मान लो 30-35 लाख हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आप किस डेवलपर के साथ काम कर रहे हो। जो डेवलपर ऑलरेडी काम कर चुका है उसके साथ आपको काम करने में ईजी होगा। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी प्रूवन है, उसने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में बना चुका है, उसका अच्छा काम कर चुका है और उसका डिलीवरी भी अच्छा है प्रोजेक्ट की, और काम अच्छे से हो रहा है, तो आपको कोई टेंशन नहीं। इसमें भी एक चैलेंज है, इसमें ये चैलेंज है कि अगर सब काम अच्छा कर रहा है डेवलपर तो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो सारा काम अगर उसने पहले से अच्छा किया है तो उसके नाम पे ही दूसरा प्रोजेक्ट बिक सकता है, तो आपको उसकी इन्वेंट्री मिलना शायद मुश्किल होगा। और मोस्टली क्या होता है कि जब उसने ऑलरेडी अच्छा काम कर चुका है कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में, जब वो नया अफोर्डेबल प्रोजेक्ट डालता है ना, उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ले लेते हैं। तो वो लोग दे आर रेडी टू पे प्राइस फॉर इट। जो ना वो जो मार्केट प्राइस होती है, या फिर 30-35 लाख जो ऑलरेडी 25 लाख का था, वो 30 लाख में भी लोग लेने के लिए रेडी हो सकते हैं, बिकॉज दे लुक एट इट एज इन्वेस्टमेंट। तो अफोर्डेबल हाउसिंग है, लेकिन वो एक कुछ लोगों के लिए वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, रेंट पे देने के लिए, या फिर 5 साल के बाद या 8 साल के बाद उसको बेचने के लिए, ताकि उनका एक सेविंग्स भी हो जाए और उनका रिटर्न्स भी आ जाए कुछ सालों के बाद। तो ये चीज़ है कि डेवलपर क्या है। दूसरा डेवलपर एक होता है जो छोटे प्रोजेक्ट बनाता है, 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर में। ये जो डेवलपर है ये एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, या फिर ये नया डेवलपर हो सकता है। इसमें ऐसा है कि अगर उसने प्रोजेक्ट पहले बना दिया तो आपको पता है कैसे काम कर रहा है, लेकिन अगर नहीं किया है तो आपको जानना जरूरी है कि ये इंसान कैसा है। अगर आप उसको जानते हो पर्सनली, अगर उसने कोई डेवलपमेंट नहीं किया लेकिन आप उसको पर्सनली जानते हो कि इसका काम अच्छा है, आदमी अच्छा है, पहले अच्छा काम कर चुका है, नॉट नेसेसरी कि रियल एस्टेट में काम कर चुका है, लेकिन कोई और काम कर चुका है, तो उसका इंटेंशन हमेशा अच्छा रहता है। आदमी अच्छा है तो आपके कस्टमर को, आपके प्रोजेक्ट को डिलीवर करेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि स्मॉल डेवलपर्स क्या करते हैं ना,
बिकॉज उनको रेरा में रजिस्टर करना अवॉइड करना रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको मार्केट में नहीं निकालते बेचने के लिए, उसको विद इन फ्रेंड्स फैमिलीज या जो भी इन्वेस्टर रहते हैं ना, उनको पहले कमिट कर देते हैं कि ये फ्लैट आपको रख रहा हूँ, ये फ्लैट आपको रख रहा हूँ, ये फ्लैट आपको रख रहा हूँ। वो उनसे वो लोग पैसे लेते हैं, वो बिजनेस में डालते हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में डालते हैं, उसके बाद उसकी मार्केटिंग चालू करते हैं। तो उनके पास इन्वेस्टर भी आ सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर है तो आप उस इन्वेस्टर को इस डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हो, क्योंकि इनिशियली ये वाला जो डेवलपर है वो हमेशा मार्केट से कम प्राइस में बेचता है, हमेशा, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत रहती है ताकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। रेरा की मैंने बात की, अगर वो रेरा है या 500 के ऊपर स्क्वायर मीटर एरिया है या 8 यूनिट से ज़्यादा बना रहा है तो रेरा में आ सकता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो रेरा में आ रहा है यही नहीं। तीसरा क्या होता है ना, ये जो डेवलपर होता है, ये डेवलपर कभी कभी प्लॉट खरीद लेता है, क्योंकि उसके पास एक एक्स अमाउंट होता है, उससे वो प्लॉट खरीद के फिर उसके ऊपर अपना पैसा डाल के बनाता है, या फिर इन्वेस्टर का पैसा लगा के वो एक 7-8 अपार्टमेंट बनाता है। लेकिन अगर उसने ये परचेज नहीं किया है प्रॉपर्टी, अगर लैंड उसने परचेज नहीं किया है, तो ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं हुई। उसमें ये क्या हो सकता है कि उसमें डेवलपमेंट एग्रीमेंट बन सकता है, मतलब लैंड ओनर और बिल्डर ये लोग डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, कभी कभी वो पावर ऑफ अटर्नी पे भी काम करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ केयरफुल रहने के लिए, क्योंकि भले प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल है, जो टाइटल है लैंड का वो भले क्लियर है, पूरा पक्का क्लियर है, लेकिन अगर डेवलपमेंट नहीं किया है प्रॉपर से, प्रॉपर्टी का जो अग्रीमेंट है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, वो नहीं किया हुआ है, खाली पावर ऑफ अटर्नी से किया है, तो आप उसको शायद बेच नहीं पाओगे अपार्टमेंट्स एज अ अपार्टमेंट एंड यूजर को। क्यों? क्योंकि जो आपका जो एंड यूजर होगा वो लोन लेगा, तो लोन के चक्कर में टाइटल क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये देखना है कि डेवलपर ने खुद से टाइटल सर्च रिपोर्ट बनाई होगी अपने हिसाब से, लेकिन वो उसके लिए कि टाइटल क्लियर है, ज़मीन क्लियर है, मैं बना सकता हूँ इसके ऊपर, उसने सब अप्रूवल्स लिए होंगे, कंस्ट्रक्शन अप्रूवल लिया होगा, पंचायत से, टाउन प्लानर से लिया होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट से लिया, सब जगह से, अथॉरिटी से उसने ले लिया है। लेकिन बैंक का जो लॉयर है, बैंक है एज ए एंटिटी, क्या चाहिए बैंक को, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको डेवलपर को ये सजेस्ट कर सकते हो कि जैसे आपका प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, प्लिंथ लेवल पे आ चुका है, तो आप उसको प्री अप्रूव करा सकते हो। मतलब आप एक 4-5 बैंक्स में जाके टाइटल रिपोर्ट देके वहाँ से आप उसको पहले से अप्रूवल करा के ले लो। तो अगर आपने पहले से अप्रूवल करा के लिया होगा, तो आप जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो उसे वो खाली वो अप्रूवल का नंबर देना है, उसका काम हो जाएगा। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि देखो, आप एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में ध्यान दे रहे हो, तो उसमें जो कस्टमर्स भी होता है मोस्टली वो लोअर मिडिल क्लास होता है, जिसके पास उतने ही पैसे हैं, उसके पास हमेशा वो लोन से ही लेगा। तो अगर वो लोन से लेगा तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ये प्री अप्रूव्ड हुआ तो बहुत अच्छा है। तो इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक दूसरा सेगमेंट इस वीडियो का है वो क्लाइंट पर्सपेक्टिव की तरफ से है। ये तो हो गया बैंक की तरफ से, ये तो हो गया आपका डेवलपर की तरफ से, लेकिन बैंक की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, बैंक की तरफ से, इन्वेस्टर की तरफ से, फंडिंग की तरफ से कैसे होगा काम, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिले और आपको और वीडियोस मिले, ताकि आपको ज़्यादा जानकारी हो रियल एस्टेट के बारे में और आप और तरक्की करो रियल एस्टेट में। थैंक यू वेरी मच।